हेलो बच्चों, एसपीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, आज का अपना टॉपिक है यहाँ पे मानव में निषेचन व भ्रूणीय परिवर्धन। देखो, थोड़ा सा इससे पहले देखना, यहाँ पे आपने पढ़ा था इससे पहले मानव में जनन तंत्र और उसके बाद में था युग्मक जनन। देखो, जो जनन तंत्र थे उसके अंदर दो भाग थे, एक था वहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा था वहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोनों के अंदर आपको ये बताया था कि वहाँ पे जो युग्मक जनन की क्रिया होती है वो संपन्न होती है, जिसके फलस्वरूप युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक जनन की जो क्रिया थी उसके अंदर जो वर्षण होता है उसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण और अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं के निर्माण की जो क्रिया थी उस क्रिया को शुक्र जनन और अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया को अंड जनन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लैंगिक जनन की जो अवस्थाएं थी उसमें पहला जो टॉपिक था वो युग्मक जनन था, जिसके अंदर युग्मकों का निर्माण होता है। दूसरा जो भाग आता है वो आता है उसके अंदर निषेचन। देखो, निषेचन किसे कहते हैं? इससे पहले आपको बताया कि युग्मक जनन की क्रिया संपन्न होती है, तो यहाँ पर बनने वाले जो युग्मक होते हैं, युग्मकों के संलयन या फिर संयोजन की जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन कहते हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, नर और मादा युग्मकों का जो संयोजन होता है उस क्रिया को क्या कहेंगे? निषेचन कहते हैं। देखो, निषेचन को दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, एक आता है बाह्य और एक आता है आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन का मतलब होता है जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के बाहर संपन्न होती है तो उस निषेचन को क्या कहेंगे? बाह्य निषेचन कहते हैं। देखो, निषेचन दो प्रकार का है, एक बाह्य निषेचन है और एक आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन का मतलब है कि जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के बाहर होती है तो उस क्रिया को बाह्य निषेचन कहते हैं। इस क्रिया के अंदर यहाँ पर जो मेल और जो फीमेल होते हैं इनके द्वारा यहाँ पर स्पर्म या फिर शुक्राणु और जो एग होता है इसको बाहरी माध्यम में छोड़ दिया जाता है, और बाहरी माध्यम में छोड़ने के कारण यहाँ पर इन दोनों के मध्य संयोजन की क्रिया होती है, और संयोजन होने के पश्चात किसका निर्माण होता है? जायगोट का निर्माण होता है। देखो, निषेचन दो प्रकार का है, एक है बाह्य निषेचन और एक है आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन के अंदर मादा के शरीर के बाहर की ओर निषेचन की क्रिया संपन्न हो रही है। इसके अंदर मेल और जो फीमेल है अपने अपने जो युग्मक होते हैं उनको बाहरी माध्यम के अंदर छोड़ देते हैं, और बाहरी माध्यम में यहाँ पर इनका संयोजन होता है और किसका निर्माण होगा? जायगोट का। देखो, बाहरी माध्यम यहाँ पर क्या होगा? जैसे जल, और जो जलीय जंतु होते हैं, अधिकांश जलीय जंतुओं के अंदर यहाँ पर जो निषेचन की क्रिया होती है वो किस प्रकार की होती है? बाह्य निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। दूसरा आता है यहाँ पे आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन का मतलब होता है कि जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के अंदर होती है तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं? आंतरिक निषेचन कहते हैं। देखो, आंतरिक में क्या हो रहा है कि निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के अंदर की ओर हो रही है, उस क्रिया को क्या कहेंगे? आंतरिक निषेचन कहते हैं। आंतरिक जो निषेचन है, यहाँ पर मादा के शरीर में भी आपको एक भाग बताया था, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, और इस क्रिया के अंदर क्या होगा कि जो नर होता है ये यहाँ पर शुक्राणुओं को मादा की योनि के अंदर स्थानांतरित करता है।
योनि के अंदर स्थानांतरित करता है, जहां से शुक्राणु गति करते हुए कहां पर पहुंचेंगे, अंडवाहिनी के अंदर पहुंचते हैं और जो अंडाणु और शुक्राणु होते हैं आपस में संयोजित होकर के निषेचन की क्रिया को संपन्न करते हैं। देखो आंतरिक जो निषेचन है मादा के शरीर के अंदर हो रहा है, यहाँ पर शरीर के अंदर भी जो मादा जनन तंत्र है उसके अंदर एक भाग आता है अंडवाहिनी, अंडवाहिनी के अंदर निषेचन की क्रिया हो रही है। इसके अंदर क्या होगा कि जो नर है अपने शुक्राणुओं को मादा की योनि के अंदर स्थानांतरित करता है और यहाँ से जो शुक्राणु होते हैं ये गति करते हुए अंडवाहिनी तक पहुँचते हैं, जहाँ पर पहले से अंडाणु उपस्थित होता है। इसके बाद में यहाँ पे आता है कि एक तो होता है समयुग्मजी और एक होता है विषम युग्मजी निषेचन। समयुग्मजी और विषम युग्मजी। देखो समयुग्मजी का मतलब होता है जब निषेचन में भाग लेने वाले जो युग्मक होते हैं आकारिकी और कार्यकी में समान होते हैं तो उस प्रकार के निषेचन को क्या कहेंगे, समयुग्मजी निषेचन कहते हैं। देखो जब निषेचन में भाग लेने वाले जो युग्मक होते हैं आकारिकी और कार्यकी में समान होते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, समयुग्मजी निषेचन। विषम युग्मजी का मतलब होता है यहाँ पर जो आकारिकी होती है उसके अंदर क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। युग्मकों की जो आकारिकी होती है उसके अंदर भिन्नता पाई जाती है, उसे विषम युग्मजी निषेचन कहते हैं। जैसे मानव की बात करते हैं तो यहाँ पर मानव के अंदर विषम युग्मजी प्रकार का निषेचन पाया जाता है, जिसके अंदर आपको ये बताया था नर जो युग्मक होता है या फिर जो शुक्राणु होता है ये चम्मच के समान संरचना के रूप में होता है, जबकि जो मादा युग्मक होता है ये गोलाकार संरचना के रूप में उपस्थित होता है। इसके अलावा यहाँ पर शुक्राणु गतिशील थे और जो यहाँ पे अंडाणु होता है ये अगतिशील होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मानव के अंदर किस प्रकार का निषेचन हो गया, विषम युग्मजी व आंतरिक निषेचन होगा। इसके बाद में आता है यहाँ पर कि जो अंडाणु है उसके अंदर शुक्राणु के प्रवेश के आधार पर भी इसे दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। देखो शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश, इसके आधार पर भी निषेचन को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों के अंदर बांटा गया है। जो शुक्राणु है अंडाणु के अंदर प्रवेश करते हैं उसके आधार पर भी यहाँ पर निषेचन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक आता है यहाँ पे मोनोस्पर्मी और दूसरा आता है पॉलीस्पर्मी। एक आता है मोनोस्पर्मी और दूसरा आता है पॉलीस्पर्मी। मोनोस्पर्मी का मतलब होता है जब अंडाणु में एक ही शुक्राणु प्रवेश करता है तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं, मोनोस्पर्मी कहते हैं। जब अंडाणु में एक ही शुक्राणु प्रवेश करता है तो उस क्रिया को क्या कहेंगे यहाँ पे, मोनोस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी का मतलब होता है जब अंडाणु के अंदर एक से अधिक शुक्राणु प्रवेश कर जाते हैं तो उस स्थिति को क्या कहेंगे, पॉलीस्पर्मी अवस्था कहते हैं। दोबारा देखना कि जो शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश है उसके आधार पर भी निषेचन को दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक होता है मोनोस्पर्मी और दूसरा आता है इसमें पॉलीस्पर्मी। मोनो का मतलब क्या होता है, अंडाणु के अंदर एक ही शुक्राणु प्रवेश करेगा, उस स्थिति को क्या कहेंगे, मोनोस्पर्मी। दूसरा आता है पॉलीस्पर्मी, एक से अधिक शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करेंगे, उस कंडीशन को क्या कहेंगे, पॉलीस्पर्मी कहते हैं। तो देखो यहाँ पर माध्यम के आधार पर, इसके अलावा जो युग्मक है उसके आधार पर, शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश के आधार पर यहाँ पे निषेचन को अलग अलग भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे पहला था वहाँ पे
निषेचन को माध्यम के आधार पर बाह्य व आंतरिक के अंदर डिवाइड किया गया था। बाह्य के अंदर आपको ये बताया कि निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के बाहर संपन्न होती है। आंतरिक के अंदर निषेचन की क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है? जो मादा का शरीर होता है, शरीर के अंदर भी जो अंडवाहिनी होगी उसके अंदर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। दूसरा था युग्मकों के आधार पर, उसके अंदर एक था समयुग्मक की और दूसरा था विषम युग्मक की। सम का मतलब था निषेचन में भाग लेने वाले जो दोनों युग्मक होते हैं वो समान आकार के होते हैं, उसे क्या कहेंगे? समयुग्मकी। विषम युग्मकी का मतलब होता है निषेचन में भाग लेने वाले दोनों जो युग्मक होते हैं वो भिन्न भिन्न आकार के होते हैं, उसे क्या कहेंगे? विषम युग्मकी कहते हैं। निषेचन मानव के अंदर एक तो आंतरिक निषेचन हो गया, इसके अलावा विषम युग्मकी प्रकार का। फिर है शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश के आधार पर भी इसे दो भागों में, एक है मोनोस्पर्मी और दूसरा होता है पॉलीस्पर्मी। मोनोस्पर्मी का मतलब होता है जब अंडाणु के अंदर एक ही शुक्राणु प्रवेश करता है तो उसे मोनोस्पर्मी, और पॉलीस्पर्मी का मतलब होगा कि एक से अधिक शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करेंगे तो उस स्थिति को पॉलीस्पर्मी कहते हैं। अब देखो मानव के अंदर यहाँ पर मोनो या फिर पॉली, यहाँ पर कौन सी अवस्था पाई जाती है? मोनोस्पर्मी अवस्था पाई जाती है कि मानव के अंदर जो अंडाणु होता है उसके अंदर एक ही शुक्राणु प्रवेश करता है। ये तो था यहाँ पे निषेचन का जनरल इंट्रोडक्शन। इसके बाद में आता है कि निषेचन के चरण। निषेचन के चरण, निषेचन की जो क्रिया है इसकी क्रिया 4 चरणों के अंदर संपन्न होती है। निषेचन की क्रिया कितने चरणों के अंदर संपन्न होती है? 4 चरणों के अंदर। पहला आता है यहाँ पर युग्मकों का स्थानांतरण, दूसरा आता है शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश, तीसरा आता है वलकुटी अभिक्रिया और चौथा आता है इसमें केंद्रकों का संयोजन। देखो निषेचन की जो क्रिया है ये 4 चरणों के अंदर संपन्न होती है। पहला आता है युग्मकों का स्थानांतरण, दूसरा शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश, तीसरा आता है वलकुटी अभिक्रिया और चौथा आता है इसमें केंद्रकों का संयोजन। देखो नंबर 1 है युग्मकों का स्थानांतरण। देखो युग्मकों का स्थानांतरण, इसके अंदर देखना यहाँ पे सबसे पहले मैथुन की क्रिया के दौरान यहाँ पर नर द्वारा जो शुक्राणु होते हैं, नर द्वारा शुक्राणु मादा की योनि में स्थानांतरित किए जाते हैं, या फिर जो वीर्य होता है उसको मादा की योनि के अंदर स्थानांतरित किया जाता है। अब आपको पहले भी बताया था 20 से 30 करोड़ शुक्राणु संभोग के दौरान यहाँ पर योनि के अंदर स्थानांतरित किए जाते हैं। इनमें से अधिकांश जो शुक्राणु होते हैं ये मादा की जनन नाल, मादा की जो जनन नाल है उसकी अम्लीयता के कारण यहाँ पर क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। अम्लीयता के कारण शुक्राणु यहाँ पे क्या हो रहे हैं? समाप्त हो जाते हैं। देखो 20 से 30 करोड़ शुक्राणु यहाँ पे छोड़े जाते हैं, जिनमें से अधिकांश शुक्राणु मादा की जो जनन नाल है उसकी अम्लीयता के कारण समाप्त हो जाते हैं। लगभग 100 शुक्राणु यहाँ पर 100 शुक्राणु अंडवाहिनी में प्रवेश करके अंडाणु तक पहुंचते हैं, अंडाणु तक पहुंचते हैं। इस दौरान यहाँ पर जो शुक्राणु होते हैं उनके अंदर गति होती है। गति किसके कारण होगी? एक तो होगी यहाँ पर
गर्भाशय में संकुचन और दूसरा होता है अंडवाहिनी में कर्मानुकुंचनी गति, जिसके कारण जो शुक्राणु होते हैं ये अंडवाहिनी के अंदर अंडाणु के समीप पहुंचते हैं। और ये जो गति होती है ये 1 से लेकर के 4 mm प्रति मिनट की दर से गति होती है। शुक्राणु के अंदर गति कितनी होगी? 1 से लेकर के 4 mm प्रति मिनट की दर से ये गति होती है। अब देखो लगभग 100 शुक्राणु अंडवाहिनी के अंदर पहुंचते हैं और कहां पर पहुंच जाएंगे? अंडाणु के समीप। अब इस अंडाणु के अंदर यहां पर केवल शुक्राणु यहां पर आकर के अंडाणु से जुड़ जाते हैं। अब इनमें से केवल एक शुक्राणु ही इस अंडाणु के अंदर प्रवेश करेगा। तो वो शुक्राणु इस अंडाणु के अंदर प्रवेश करेगा जो सबसे पहले अंडाणु की भित्ति से जुड़ता है। ये शुक्राणु यहाँ पर अंडाणु की भित्ति को गलाएगा और अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है। देखो पहला है युग्मकों का स्थानांतरण। मैथुन की क्रिया के दौरान नर द्वारा जो शुक्राणु होते हैं ये मादा की योनि के अंदर स्थानांतरित किए जाते हैं। इस दौरान लगभग 20 से 30 करोड़ शुक्राणु यहाँ पर योनि के अंदर छोड़े जाते हैं। अधिकांश जो शुक्राणु है ये मादा की जनन नाल की अम्लीयता के कारण समाप्त हो जाते हैं। लगभग 100 शुक्राणु यहाँ पर अंडवाहिनी के अंदर प्रवेश करके अंडाणु तक पहुँचते हैं। अंडवाहिनी में इनमें शुक्राणु के अंदर गति किसके कारण होगी? एक तो गर्भाशय में संकुचन और दूसरा आता है अंडवाहिनी के अंदर जो कर्मानुकुंचनी गति होती है उस गति के कारण शुक्राणु गति करते हैं। और कितनी स्पीड से गति करेंगे? 1 से लेकर के 4 mm प्रति मिनट की दर से यहाँ पर गति करते हैं। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे शुक्राणु अंडाणु की भित्ति से जुड़ जाते हैं। जुड़ने के पश्चात केवल एक शुक्राणु ही अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है, बाकी के शुक्राणु यहाँ पर बाहर रह जाते हैं। सेकंड जो चरण आता है उसके अंदर आता है यहाँ पे शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश। देखो सेकंड चरण है यहाँ पे शुक्राणु का अंडाणु के अंदर प्रवेश। इसके अंदर क्या होगा कि जो अंडाणु होता है उसके द्वारा फर्टिलाइजिंग एंजाइम का स्रावण किया जाता है, जबकि जो शुक्राणु है इसके द्वारा एंटी फर्टिलाइजिंग एंजाइम का यहाँ पे स्रावण किया जाता है। देखो कब किया जाता है? जब अंडाणु से शुक्राणु संयोजित हो जाते हैं उसके पश्चात शुक्राणु के द्वारा तो एंटी फर्टिलाइजिंग एंजाइम का, जबकि अंडाणु के द्वारा फर्टिलाइजिंग हार्मोन का स्रावण किया जाता है। इससे क्या होगा कि जो अंडाणु और शुक्राणु है ये आपस में क्या हो जाएंगे? संयोजित हो जाते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर शुक्राणु का जो एक्रोसोम भाग था, शुक्राणु का एक्रोसोम भाग, इस भाग के द्वारा यहाँ पे होलुराइनिडेज एंजाइम का स्रावण किया जाता है, जो कि इस अंडाणु की भित्ति को गलाने का कार्य करता है। देखो यहाँ पे शुक्राणु के जो एक्रोसोम भाग है इसके द्वारा होलोराइनिडेज एंजाइम का स्रावण किया जाता है। यह एंजाइम कार्य क्या कर रहा है? इस अंडाणु की भित्ति को गलाने का कार्य करता है, जिसके कारण जो शुक्राणु होगा ये अंडाणु में प्रवेश कर जाता है। देखो सेकंड चरण में देखना, शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश। इसके अंदर क्या होगा? अंडाणु के द्वारा फर्टिलाइजिंग हार्मोन और शुक्राणु के द्वारा एंटी फर्टिलाइजिंग एंजाइम का स्रावण किया जाता है, जिसके कारण शुक्राणु और अंडाणु आपस में संयोजित हो जाते हैं। इसके बाद में शुक्राणु के जो एक्रोसोम भाग है या शीर्ष भाग है उसके द्वारा होलुराइनिडेज एंजाइम का क्या किया जाता है? यहाँ पे स्रावण किया जाता है, जो कि अंडाणु की भित्ति को गलाने का कार्य करता है। और अंडाणु की भित्ति गलेगी उसके पश्चात अंडाणु जो शुक्राणु है वो अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है। तीसरा आता है इसमें वल्कुटी अभिक्रिया।
वलकुटी अभिक्रिया के अंदर क्या होगा, यहाँ पर जब एक शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है, उसके पश्चात अन्य शुक्राणु के प्रवेश को रोकने के लिए जो अभिक्रिया संपन्न की जाती है, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, वलकुटी अभिक्रिया कहते हैं। जब अंडाणु में एक शुक्राणु प्रवेश कर जाता है तो उसके पश्चात अंडाणु में अन्य शुक्राणु के प्रवेश को रोकने के लिए यहाँ पर एक अभिक्रिया होगी, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, वलकुटी अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया के अंदर क्या होगा कि जो अंडद्रव्य होता है, अंडद्रव्य और अंडाणु की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा झिल्ली होती है, इन दोनों के मध्य यहाँ पर वलकुटी कण आकर के जम जाते हैं और एक परत का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं, जिसके कारण अन्य शुक्राणु अंदर की ओर प्रवेश नहीं कर पाते। देखो तीसरा है इसमें वलकुटी अभिक्रिया। इसके अंदर क्या होगा कि जो एक शुक्राणु के प्रवेश के पश्चात अंडाणु है, इसका जो अंडद्रव्य और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनके मध्य एक जो वलकुटी कण होते हैं वो आकर के एक परत का निर्माण कर लेते हैं और परत के निर्माण की जो क्रिया है उस क्रिया को क्या कहेंगे, वलकुटी अभिक्रिया कहते हैं। फिर आता है इसमें नंबर 4 केंद्रकों का संयोजन। केंद्रकों का संयोजन मतलब ये होगा कि जो यहाँ पर अंडाणु है उसके अंदर मादा केंद्रक है और जो शुक्राणु था इसके अंदर नर केंद्रक, ठीक है। इन दोनों केंद्रकों का यहाँ पर आपस में क्या होगा, संयोजन होगा और दोनों केंद्रक आपस में संयोजित होकर के एक केंद्रक या फिर एक कोशिका, जिसे क्या बोलते हैं, जाइगोट का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। और किसी भी जो लैंगिक जनन करने वाले कोई भी जीव है, उसकी जो उत्पत्ति होती है वो एक कोशिका जाइगोट के द्वारा होती है। देखो केंद्रकों का संयोजन, इसके अंदर क्या होगा कि जो शुक्राणु है अंडाणु के अंदर प्रवेश करने के पश्चात दोनों के जो केंद्रक होते हैं, नर केंद्रक और मादा केंद्रक, इनके आपस में संयोजित होने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या कहेंगे, निषेचन करें। और निषेचन के पश्चात यहाँ पर किसका निर्माण होगा, जाइगोट का। और जाइगोट यहाँ पर किसी भी जीव के लिए वह प्रथम कोशिका होती है जिसके द्वारा नए जीव का क्या होता है, वहाँ पे निर्माण होता है। इस प्रकार से जो निषेचन की क्रिया है ये 4 चरणों के अंदर संपन्न होती है। पहला आता है युग्मकों का स्थानांतरण, दूसरा शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश, तीसरा वलकुटी अभिक्रिया और चौथा है इसमें केंद्रकों का संयोजन। इसके बाद में यहाँ पे निषेचन के महत्व की बात करते हैं कि यहाँ पर निषेचन का महत्व क्या होता है। निषेचन का महत्व है, देखो पहला महत्व तो आता है यहाँ पर जो अगुणित केंद्रक होते हैं, अगुणित केंद्रक, या फिर आप ये भी बोल सकते हो अगुणित जो युग्मक होते हैं उनके संयोजन से यहाँ पर जाइगोट का निर्माण होता है और इस जाइगोट के अंदर वापस द्विगुणित अवस्था प्राप्त हो जाती है। देखो पहला महत्व आता है अगुणित केंद्रक या फिर जो युग्मक होते हैं इनके संयोजन से पुनः जाइगोट का निर्माण हो रहा है और जाइगोट वापस कौन सी अवस्था के अंदर है, यहाँ पे जो द्विगुणित अवस्था है उसका निर्माण कर लेता है। दूसरा है यहाँ पर निषेचन के कारण, निषेचन के कारण यहाँ पर जो जाति है, जाति में गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की जो संख्या है ये निश्चित बनी रहती है। देखो दूसरा महत्व आता है निषेचन के कारण किसी भी जाति के अंदर गुणसूत्रों की जो संख्या है वो निश्चित बनी रहती है। तीसरा आता है यहाँ पे जो शुक्राणु है, शुक्राणु में यहाँ पर X और Y गुणसूत्र उपस्थित होते हैं जो कि यहाँ पर लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। देखो
शुक्राणु में X और Y गुणसूत्र उपस्थित होते हैं जो कि क्या करते हैं, यहाँ पर लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। तो देखना निषेचन का महत्व है, एक तो अगुणित जो केंद्रक है या फिर युग्मक है, इनके संयोजन से द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। दूसरा, निषेचन के कारण जाति में जो गुणसूत्र है उनकी संख्या निश्चित बनी रहती है। तीसरा आता है यहाँ पे शुक्राणु में यहाँ पर XY गुणसूत्र उपस्थित होते हैं जो कि लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। हमेशा याद रखना, मानव के अंदर लिंग निर्धारण का कार्य नर के जो शुक्राणु है जिनमें X और Y गुणसूत्र होते हैं वो लिंग का निर्धारण करते हैं, क्योंकि नर में दो अलग अलग गुणसूत्र है X और Y, जबकि जो मादा होती है इसका जो अंडाणु होगा इसके अंदर केवल कौन सा गुणसूत्र होगा, X गुणसूत्र होता है। इसलिए कभी भी मादा यहाँ पर लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी नहीं होगी, केवल जो नर का शुक्राणु होता है ये लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। ये था मानव में निषेचन। इसके बाद में आता है यहाँ पर भ्रूणीय परिवर्धन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन। देखो, भ्रूणीय परिवर्धन या फिर भ्रूणोद्भव किसे कहते हैं, या एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूणोद्भव। अभी बताया जाइगोट का निर्माण हुआ और जाइगोट से भ्रूण के निर्माण की क्रिया को, भ्रूण के निर्माण की जो क्रिया है उस क्रिया को क्या कहेंगे, भ्रूणोद्भव कहते हैं। देखो, जाइगोट से भ्रूण के निर्माण की जो क्रिया होती है उस क्रिया को यहाँ पर क्या कहेंगे, भ्रूणोद्भव कहते हैं। तो यहाँ पर जाइगोट का निर्माण सर्वप्रथम होता है और इसी एक कोशिका जाइगोट से बहुकोशिकीय जीव का निर्माण होता है। इसके लिए देखना, यहाँ पर सबसे पहले जो जाइगोट होता है इसके अंदर विभाजन होता है। अब देखो, यहाँ पर जाइगोट में जो विभाजन होते हैं वो सारे किस प्रकार के होते हैं, समसूत्री विभाजन होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, समसूत्री विभाजन होते हैं। और एक प्रकार के जो समसूत्री विभाजन हो रहे हैं जिसके कारण जाइगोट के अंदर कोशिकाओं की जो संख्या होती है उस संख्या के अंदर क्या होती है, वृद्धि। लेकिन यहाँ पर जाइगोट का जो आकार है उसके अंदर वृद्धि नहीं होगी। कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ेगी, जैसे ये जाइगोट है इसके अंदर कोशिकाएं तो बढ़ गई, लेकिन इसका जो आकार है उसके अंदर वृद्धि नहीं होती है। तो यहाँ पर कोशिकाओं में वृद्धि होती है लेकिन आकार में वृद्धि नहीं होगी। इस प्रकार का जो विभाजन है उस विभाजन को विदलन या फिर क्लीवेज के नाम से जाना जाता है। देखना दोबारा कि भ्रूणोद्भव किसे कहते हैं, जो जाइगोट है, जाइगोट से भ्रूण के परिवर्धन या निर्माण की जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या बोलते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं। इस क्रिया के अंदर क्या होता है, जाइगोट के अंदर एक प्रकार के समसूत्री विभाजन होते हैं जिसे विदलन भी कहते हैं। समसूत्री विभाजन के कारण यहाँ पर जाइगोट में अनेक कोशिकाएं बनती है, लेकिन यहाँ पर कोशिकाएं तो बनेगी लेकिन इनका जो आकार होता है आकार के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखो, भ्रूणीय परिवर्तन के अंदर कुछ चरण आते हैं जिसके अंदर पहला आता है इसमें मोरूला या मोरूलेशन। देखो, मोरूला या फिर मोरूलेशन दो अलग शब्द है। देखो, सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था, जाइगोट का निर्माण। ठीक है, जाइगोट का निर्माण कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर अंडवाहिनी के अंदर। देखो, अभी बताया था निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी के अंदर हो रही है, तो यहाँ पर निषेचन के फलस्वरूप बनने वाली जो कोशिका है वो कोशिका कौन सी है, जाइगोट। इस जाइगोट के अंदर यहाँ पर विदलन की क्रिया होती है। विदलन एक प्रकार का क्या है, समसूत्री विभाजन है, जिसके कारण इस जाइगोट के अंदर कोशिकाओं की संख्या के अंदर क्या होती है,
वृद्धि होती है। पहला जो विदलन होता है उसके फलस्वरूप यहाँ पर 2 कोशिकीय अवस्था प्राप्त होती है। कितनी कोशिकीय अवस्था? 2 कोशिकीय अवस्था। इस 2 कोशिकीय अवस्था में से जो बड़ी कोशिका होती है, एक जो बड़ी कोशिका होती है, इस कोशिका में पुनः यहाँ पर विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप वापस कौन सी अवस्था प्राप्त होगी? त्रिकोशिकीय अवस्था प्राप्त होती है। यानी कि 3 कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है, जिसे त्रिकोशिकीय अवस्था कहते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर इस त्रिकोशिकीय जो अवस्था है, इसके अंदर वापस विभाजन होगा और यहाँ पर 8 कोशिकीय अवस्था बनती है। 8 कोशिकीय जो अवस्था होती है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? मोरूला कहते हैं। और मोरूला के निर्माण की क्रिया को क्या कहेंगे? मोरूलेशन के नाम से जाना जाता है। देखो, अंडवाहिनी के अंदर जायगोट बना, जायगोट के अंदर विदलन या विदलन होता है। विदलन एक प्रकार का समसूत्री विभाजन है, जिससे 2 कोशिकाएं बनते हैं। 2 कोशिकाओं की जो अवस्था है उसे द्विकोशिकीय अवस्था के नाम से जाना जाता है। इस द्विकोशिकीय अवस्था में एक तो बड़ी कोशिका होती है, इस बड़ी कोशिका के अंदर पुनः विभाजन होता है, जिससे त्रिकोशिकीय अवस्था बनती है। त्रिकोशिकीय अवस्था में यहाँ पर कोशिकाएं पुनः विभाजित होगी और 8 कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। और 8 कोशिकाओं के निर्माण की जो अवस्था होती है उसे मोरूला कहते हैं। और मोरूला के बनने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को मोरूलेशन कहते हैं। दूसरा आता है इसके अंदर ब्लास्टुला। या फिर ब्लास्टुलेशन, ब्लास्टुला या फिर ब्लास्टुलेशन। देखो, ब्लास्टुला का मतलब होता है कि यहाँ पर मोरूला से ब्लास्टुला के निर्माण की जो क्रिया होती है, मोरूला से ब्लास्टुला के निर्माण की जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या कहेंगे? ब्लास्टुलेशन कहते हैं। एक बार पहले देखना कि जो मोरूला वाली अवस्था थी, इसके अंदर 8 कोशिकीय अवस्था बनती है। ये कोशिकीय अवस्था पुनः विभाजित होगी और यहाँ पर 16 कोशिकीय अवस्था बन जाती है। और ये जो 16 कोशिकीय अवस्था थी, ये यहाँ पर जो अंडवाहिनी है उसमें से गति करती हुई कहाँ पर आ जाती है? जो गर्भाशय है, गर्भाशय के आंतरिक स्तर के अंदर आ जाती है और गर्भाशय की आंतरिक स्तर से ये जुड़ जाती है। और जुड़ने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या बोलते हैं? आरोपण कहते हैं। देखो, यहाँ पे आगे टॉपिक आता है ब्लास्टुला या फिर ब्लास्टुलेशन। इसका मतलब होता है मोरूला। मोरूला से किसका निर्माण हो रहा है? ब्लास्टुला के निर्माण की जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या कहेंगे? ब्लास्टुलेशन कहते हैं। इसके पश्चात आता है यहाँ पर गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन का मतलब होता है कि जो ब्लास्टुला होता है, ब्लास्टुला से यहाँ पर भ्रूणीय जनन स्तरों का निर्माण, भ्रूणीय जनन स्तरों के निर्माण की जो क्रिया होती है, निर्माण की क्रिया, उस क्रिया को क्या बोलते हैं? गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। और याद रखना, हमेशा भ्रूण के अंदर 3 जनन स्तर बनते हैं मानव में। एक तो होता है एक्टोड्रम, और एक होता है मेसोड्रम, और एक होगा इसमें एंडोड्रम। तो इनके निर्माण की जो क्रिया होती है, इस क्रिया को क्या कहेंगे? गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। देखो, पहली चीज मोरूला, जायगोट से मोरूला बनेगा, उसे मोरूलेशन। मोरूला से ब्लास्टुला बनेगा, उसे ब्लास्टुलेशन कहते हैं। और तीसरा है गैस्ट्रुलेशन। ब्लास्टुला से भ्रूणीय जनन स्तरों का निर्माण होगा, उस क्रिया को क्या कहेंगे? गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। इसमें भ्रूणीय जनन स्तरों के अंदर 3 जनन स्तर है, एक्टोड्रम, मेसोड्रम व एंडोड्रम। और जो तीनों जनन स्तर होते हैं, इन जनन स्तरों के द्वारा भविष्य के अंदर जो शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, उन अंगों का निर्माण किया जाता है। शरीर का कोई भी अंग देख लो, उन सभी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? इन जनन स्तरों के द्वारा होती है। दोबारा देखना कि जो गैस्ट्रुलेशन की क्रिया है, इसके अंदर क्या हो रहा है? ब्लास्टुला से भ्रूणीय जनन स्तरों का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर 3 जनन स्तर बन रहे हैं, एक्टो, मेसो और एंडोड्रम।
इनके द्वारा भविष्य के अंदर भ्रूण के जो विभिन्न अंग होते हैं उन अंगों का क्या होता है निर्माण। अब फिक्स है यहाँ पे एक्टोडर्म है, इनके द्वारा जो बाह्य अंग होते हैं जैसे स्किन वगैरह हो गई, बाल वगैरह हो गए, इनकी उत्पत्ति हो गई। ठीक है, इसके अलावा मीजोड्रम आंतरिक जो अंग होते हैं उनका निर्माण, एंडोड्रम के द्वारा भी आंतरिक जो भाग होते हैं उनका क्या हो रहा है निर्माण होता है। इसके अलावा यहाँ पर जब भ्रूणीय परिवर्तन होता है तो इस दौरान जो जायगोट है, जायगोट से लेकर के प्रसव की जो क्रिया है, इस दौरान जो भ्रूण होता है उसके अंदर विभिन्न परिवर्तन होते हैं। विभिन्न परिवर्तन का मतलब है कि सबसे पहले जो जायगोट है उसके अंदर विभाजन हुआ, विभाजन से मोरूला बना, मोरूला से ब्लास्टुला और ब्लास्टुला से गैस्टुला का निर्माण हुआ। गैस्टुला का निर्माण हुआ, उसके अंदर 3 जनन स्तरों का निर्माण हुआ और इन 3 जनन स्तरों के फलस्वरूप यहाँ पर शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण किया जाता है। अब देखना, जैसे यहाँ पर जो प्रथम सप्ताह होता है निषेचन के पश्चात, प्रथम जो सप्ताह होता है इसके अंदर यहाँ पर मोरूला, ब्लास्टुला आदि का क्या होता है निर्माण होता है। इसके पश्चात भ्रूण 14 दिन का होता है तो इसके अंदर तंत्रिका भवन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसके पश्चात भ्रूण 28 दिन का होगा तो इसके अंदर यहाँ पर हृदय का क्या हो जाता है निर्माण हो जाता है और हृदय का निर्माण होगा। इसी वक्त यहाँ पर हृदय के अंदर धड़कन भी क्या हो जाती है प्रारंभ हो जाती है और ये जो धड़कन होती है ये 113 बार प्रति मिनट की दर से यहाँ पर हृदय धड़कता है। इसके पश्चात यहाँ पर यकृत के द्वारा आरबीसी का निर्माण होगा या फिर जो यकृत है उसके अंदर जो ब्लड होता है उसका फॉर्मेशन होता है। इसके पश्चात जैसे भ्रूण 3 से 4 महीने का होता है तो भ्रूण यहाँ पर लगभग 3 महीने का होता है तो इस दौरान यहाँ पर इसका संपूर्ण विकास हो जाता है। जब भ्रूण 3 महीने का होता है तो यहाँ पर इसका संपूर्ण विकास का मतलब है यहाँ पर लिंग निर्धारण की क्रिया भी हो जाती है। यहाँ पर जो लिंग निर्धारण है वो भी कंप्लीट हो जाता है कि उत्पन्न होने वाला जो बच्चा है वो लड़का हो या फिर लड़की, इसका निर्धारण लगभग 3 महीने के पश्चात हो जाता है। इसके अलावा जब 3 महीने का जो भ्रूण होता है ये एक छोटे मानव के समान दिखता है। देखो 3 महीने का जो भ्रूण होता है वो किसके समान दिखता है, एक छोटे मानव के समान दिखता है। इसके पश्चात यहाँ पर 4 से 5वां जो महीना आता है, इस महीने के अंदर यहाँ पर जो भ्रूण होता है उसमें यहाँ पर हलचल होती है। जो भ्रूण होता है उसके अंदर हलचल होती है और इस हलचल को यहाँ पे माता के द्वारा आसानी से महसूस किया जा सकता है और जो हलचल होती है इसे किल्कनिंग के नाम से जाना जाता है। देखो, जब गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के द्वारा की जाने वाली जो हलचल होती है उस हलचल को क्या बोलते हैं, किल्कनिंग के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर इसी जो अवस्था होती है, इस अवस्था के अंदर यहाँ पर जो भ्रूण होता है यह यहाँ पर 80% जो भ्रूण होते हैं अपने दाएं हाथ का जो अंगूठा होता है उसको ये यहाँ पे चूसना प्रारंभ कर देता है। 80% जो भ्रूण होते हैं ये अपने दाएं हाथ के अंगूठे को चूसना प्रारंभ कर देते हैं। बाकी 20% जो है ये बाएं हाथ के अंगूठे को चूसते हैं और इसके पश्चात यहीं पे ये निर्धारण हो जाता है कि दायां हाथ काम में ले रहा है, बायां हाथ वहाँ पे काम में लेता है, ये इसी के द्वारा यहाँ पे निर्धारित हो जाता है। इसके पश्चात जैसे 6 से लेकर के 9 महीने या फिर प्रसव तक का जो टाइम आता है उस दौरान जैसे सिर होता है,
सिर पर बाल विकसित हो जाते हैं। इसके अलावा जो शरीर की त्वचा के नीचे, शरीर की जो त्वचा है इसके नीचे यहाँ पर वसा का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है। और ये जमाव इसलिए जरूरी है, प्रसव के पश्चात ये जो वसा होती है ये ताप नियंत्रण का क्या करती है, यहाँ पे कार्य करती है। देखो 6 से 9 महीने या फिर प्रसव तक का जो काल है, इस काल के अंदर जैसे सिर के ऊपर बाल आएंगे, इसके अलावा शरीर की त्वचा के नीचे वसा का जमाव हो जाता है। और जो वसा है ये कार्य क्या कर रही है, यहाँ पर प्रसव के पश्चात यहाँ पर ताप नियंत्रण का कार्य करती है। इसके पश्चात जैसे जो गर्भावस्था होती है, ये मानव के अंदर 270 से लेकर के 280 दिन की होती है। गर्भावस्था के पूर्ण होने के पश्चात यहाँ पर जो भ्रूण होता है इसका संपर्क अपरा या प्लेसेंटा से टूट जाता है, जिसके कारण यहाँ पर गर्भाशय में कर्मानुकुंचनी गति प्रारंभ होती है और प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है। और जिसके कारण क्या होगा, जो भ्रूण होता है उसको यहाँ पर योनि की ओर धकेला जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि जो योनि मार्ग है उसमें से भ्रूण बाहर की ओर आता है, और बाहर की ओर आने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या कहेंगे, प्रसव कहते हैं। तो देखना जो भ्रूणीय परिवर्तन है उसके अंदर जैसे प्रथम सप्ताह है, इसके अंदर मोरुला और ब्लास्टुला का निर्माण होता है। इसके अलावा गर्भाशय के अंदर जो आरोपण की क्रिया होती है वो भी इसी सप्ताह के अंदर कंप्लीट हो जाती है। दूसरा लगभग 14वें दिन तक यहाँ पर तंत्रिका भवन की क्रिया हो जाती है। 28वें दिन तक हृदय का निर्माण हो जाता है, जिसके अंदर धड़कन प्रारंभ हो जाती है। और कितनी बार धड़कता है, 113 बार प्रति मिनट की दर से ही यहाँ पे हृदय धड़कता है। इसके अलावा यकृत का निर्माण हो जाएगा। इस यकृत के अंदर आरबीसी या फिर जो ब्लड होता है उसका निर्माण होता है। इसके पश्चात 3 महीने का जो भ्रूण होता है उसके अंदर संपूर्ण शिशु का विकास हो रहा है, जहाँ पर लिंग का निर्धारण भी किया जा सकता है। 3 महीने का जो भ्रूण होता है ये एक छोटे मानव के समान होता है। 4 से 5 महीने का जो भ्रूण है उसके अंदर हलचल प्रारंभ हो जाती है, जिसको माता के द्वारा आसानी से यहाँ पे अनुभव किया जा सकता है। और इस जो हलचल होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, किल्कनिंग के नाम से जाना जाता है। इसी अवस्था के दौरान 80% जो भ्रूण होते हैं वो अपने दाएं हाथ के अंगूठे को, और 20% जो भ्रूण होते हैं बाएं हाथ के अंगूठे को चूसना प्रारंभ कर देते हैं। इसके अलावा 6 से 9 महीने का जो टाइम आता है, इसके अंदर जैसे सिर पर बाल विकसित हो जाते हैं, शरीर के नीचे त्वचा के, शरीर में जो त्वचा होती है उसके ऊपर उसके नीचे वसा का जमाव हो जाता है। इसके अलावा पूर्ण जो विकसित जो भ्रूण होता है गर्भावस्था की समाप्ति के पश्चात, गर्भावस्था कितने दिन की है, 270 से लेकर के 280 दिन। इसकी समाप्ति के पश्चात जो भ्रूण है इसका संपर्क प्लेसेंटा की सहायता से गर्भाशय से टूट जाता है, जिसके कारण गर्भाशय में कर्मानुकुंचनी गति होती है। कर्मानुकुंचनी गति से यहाँ पर प्रसव पीड़ा होती है, और जो भ्रूण होता है इसे योनि की ओर धकेला जाता है और प्रसव की क्रिया संपन्न होती है। ये था आपका मानव में निषेचन व भ्रूणीय परिवर्तन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।